हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें जो अपना करंट चैप्टर चल रहा है वो है जनन स्वास्थ्य। टॉपिक की अगर अपन बात करें जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, पार्ट 2 आज अपन डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने कुछ बात की थी डेटा की जनसंख्या के बारे में, विश्व की जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार से बढ़ी है, भारत की जनसंख्या कितनी है और किस प्रकार से बढ़ी है, और उसे कंट्रोल करने के कुछ मेथड भी अपन ने देखे थे, जिसमें सबसे पहला प्राकृतिक था। प्राकृतिक जो तरीका था जनसंख्या कंट्रोल करने का, और दूसरा जो था वो अपने पास था रोध या बैरियर वाला। ठीक है, रोध या बैरियर वाला, ये सब कुछ अपन ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। सो आज अपन इसी के आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी के आगे का अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो उसे नोट करते चलिएगा। क्लियर है? सो स्टार्ट अपन करते हैं। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडी इसे अपन बोलते हैं। गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है। इंट्रा का मतलब अंतर, यूटेराइन का मतलब गर्भाशय, डिवाइस का मतलब डिवाइस, युक्ति। तो इसको देख के समझ में आ रहा कि ये केवल फीमेल के लिए ही है, मेल के लिए नहीं है। ठीक है, मेल के लिए नहीं है, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी। ठीक है, औषधि रहित मतलब जिसमें कोई भी औषधि नहीं होती है, उसे अपन बोलते हैं औषधि रहित आईयूडी। एग्जाम्पल लिखा है लिपस लूप। लिपस लूप कुछ इस प्रकार का होता है, आप एनसीईआरटी में बना लीजिए। एस शेप का होता है, पूरा एस और उसके बाद में आधा एस। ठीक है, इस प्रकार का होता है। इसे गर्भाशय में इस प्रकार से लगा दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है, आगे की ओर स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होता था। यहां इसे इस प्रकार से लगा दिया जाता था, ये ब्लॉक कर देगा रास्ते को। फिर उसके बाद में तांबा मोचक आईयूडी, मतलब यहां इसी गर्भाशय के अंदर तांबा को, जो तांबा जिसे बोलते हैं कोपर, उससे रिलीज करने वाली आईयूडी, जिसके कुछ एग्जांपल है कोपर टी, टी शेप की होती है इस प्रकार की। कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। और सबसे लास्ट में आता है हार्मोन मोचक आईयूडी, हार्मोन को रिलीज करने वाली आईयूडी भी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे प्रोजेस्टेड LNG-20, LNG-20 की फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। L का मतलब होता है लेवो, N का मतलब नोर, G का मतलब जेस्टेरोल, लेवोनोर जेस्टेरोल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आदि। जैसे इसमें बता रखा है, ये कॉपर टी का डायग्राम बता रखा है, चित्र बता रखा है टी शेप की, और ये कॉपर की छड़ है यहाँ पर, जो क्या करेगी, कॉपर +2 को रिलीज करेगी। और अगर सपोज को यहाँ से स्पर्म आ रहा है तो ये कॉपर इसके साथ टकराएगा, स्पर्म की गति को यहाँ से क्या करेगा, कम करेगा, और साथ साथ में इसका भक्षण भी यहाँ से करेगा, मतलब इसे खा जाएगा, इसकी एक्टिविटी यहाँ से खत्म कर देगा। ठीक है, आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया या फेगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। तो शुक्राणु की फेगोसाइटोसिस मतलब उसे भक्षण कर लेगा, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी और उसकी निषेचन क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम यहां से हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय के भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन को रिलीज करने वाली जो आईयूडी होती है वो क्या करती है, जो अंतः गर्भाशय स्तर है उसमें कुछ परिवर्तन कर देती है। और अपने को पता है अंतः गर्भाशय स्तर में ही क्या होता है, अंतर रोपण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का विरोधी होता है, रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देता है गर्भाशय को। कौन सी, हार्मोन वाली। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है, और भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। तो आईयूडी जो है दूसरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो सेम वैसे ही कुछ केमिकल होते हैं, जिसे प्रोजेस्ट्रोजन बोला है। या तो प्रोजेस्टेरोन को अकेले को ले सकते हैं, या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें अपन बोलते हैं पिल्स, या जो गोलियां होती है वो। ठीक है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी द्वारा। ये मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है, और ये गोलियों के नाम से लोकप्रिय है, जैसे पिल्स बोला गया है। ये 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, जिन्हें आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 28 डेज का है। तो पहले से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने को पता है पहले दूसरे तीसरे में क्या होता है, जो पुट्टिकाएं हैं वो यहाँ से ग्रोथ करती रहती है। प्राथमिक पुट्टिका दूसरी, द्वितीय, तृतीयक में परिवर्तित होती रहती है, मतलब अंडे का जो विकास एक तरह से हो रहा है।
जो उस विकास को अगर अपन रोक दे तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। तो पहला दिन से ये जो टेबलेट्स है वो अपन यहाँ से ले लेंगे, तब होगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद में अगर ले लिया तो वापस से 21 दिन तक उससे कंटिन्यू किया और 7 दिन का वापस यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया, 7 डेज का जो है वो गैप आ गया। ठीक है, तो यह समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। यह अंडोत्सर्ग और रोपण को संदर्भित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 3 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, या तो ये क्या करेगा कि जो गर्भाशय ग्रीवा है, ठीक है, ग्रीवा है, उसकी श्लेष्मा को परिवर्तित कर देगा जिससे स्पर्म एंटर नहीं हो पाएगा, या फिर वो क्या करेगा, अंडोत्सर्ग को रोक देगा, अंडे के बिना निषेचन फिर भी नहीं हो पाएगा, या वो क्या करेगा जो अंतर रोपण है उसे रोक देगा। ठीक है, अंतर रोपण को, तो तीनों तरीके को ये रोक सकता, तीनों तरीके से। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोध गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टीरोइड सामग्री है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है AIPMT में सहेली के बारे में। स्टीरोइड इसके अंदर नहीं होते हैं। बनाई कहाँ गई थी, CDRI, पहले चर्चा अपन ने की है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे पहले वाले लेसन में, लखनऊ में जो है, इंडिया में ही बनाई गई और इसे हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव बहुत कम है और ये उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया था इस पैराग्राफ में से कि 3 स्टेटमेंट तो सही थे और एक गलत था, तो पूछा गया था कि सहेली के बारे में कौन सा जो कथन है वो क्या है, गलत है। तो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैर स्टेरॉइड वाला, CDRI वाला, और जो इसका समय है 7 डे इन ए वीक, 7 दिन जो है, सॉरी 1 a वीक, सप्ताह में 1 बार। ठीक है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन या टीका या त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में भी लिया जा सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन को या एस्ट्रोजन के साथ में या तो टीका इंजेक्शन लगा लिया जाता है, या इसके कुछ इम्प्लांट होते हैं त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है, जैसे ये अंतरोप है ना, इन्हें लगा दिया जाता है त्वचा के नीचे, जिससे ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो पिल्स थी सेम वैसे ये काम करेंगे। ये 1 साल के लिए भी लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने समय के लिए गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है उतने समय के लिए लग सकती है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है आई पिल, इमरजेंसी पिल जिसे अपन बोलते हैं। कुछ केसेस होते हैं, रेप केसेस की बात करें या अनसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो उस समय इन्हें यूज में लिया जाता है। तो मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या IUD के रूप में आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण या सुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, आईपिल इमरजेंसी जिसे बोला गया है, तो ये इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शल्य क्रिया विधि जिसे बंदीकरण बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। ठीक है, आगे वो फीमेल या जो फीमेल है वो यहाँ से प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, उसके लिए यूज में लिया जाता है। ये परमानेंट है। इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री में से एक को अपनाना या दोनों भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से युग्मकों का जो निर्माण है वो होगा लेकिन आगे स्थानांतरित नहीं होगा। शल्य क्रिया का मतलब क्या, चीर फाड़ करना है। किसके अंदर करेंगे, जो युग्मकों का स्थानांतरण कर रहा है उसके अंदर करेंगे। और वो क्या होती है, वो होती है सहायक नलिकाएं, जो अपन ने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ी है। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलते गर्भाधान नहीं होता है। बंदीकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्र वाहक उच्छेदन या वैसेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी, एक्टोमी जो शब्द है उसका मतलब होता है सर्जरी, शल्य चिकित्सा। आप MBBS करेंगे उसमें भी यही आपको पढ़ाया जाएगा। वैसेक्टो जो टर्म यूज में लिया है वो डिफरेंस के लिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहक, तो शुक्रवाहक को काट देते हैं, वो होता है शुक्रवाहक उच्छेदन। और महिलाओं के लिए डिम्ब वाहिनी जिसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, उसे यहां से काट दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला गया। ठीक है, जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें शुक्रवाही का उच्छेदन है, शुक्रवाह को काट दिया और बांध दिया, तो जो भी युग्मक यहाँ से बनते हैं वृषण में वो आगे नहीं जा पाएंगे, इससे तो संलयन भी नहीं होगा। सेम वैसे स्त्री की अगर अपन बात करें, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को, नलिका को काट दिया और बांध दिया, तो जो अंडाशय से अंडाणु आएगा वो भी आगे नहीं जा पाएगा। शुक्र भाग उच्छेदन में अंडकोश शुक्र भाग में चीरा मारकर छोटा या
छोटा सा भाग निकालकर अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर या योनि द्वारा डिम्ब वाहिनी नलिका का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती है और इनमें पूर्व स्थिति लाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है या बहुत कम होती है। 99% चांस में वापस से पहली वाली कंडीशन में अपन नहीं आ सकते हैं। ये स्थायी है एक प्रकार से, ठीक है। यहां पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है खुद से ही कि सर्जरी कर दी, साहब डॉक्टर बन गया, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं है, हमेशा नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बिना चिकित्सक के या जो सलाह के, उसके बिना पर सलाह के तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान या सह गर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सह गर्भता को रोकना या देरी करना या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो, ठीक है, फिर भी यूज में लेते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर यूज में ले रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकार से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो तो यहाँ से कंट्रोल हो ही रही है, ठीक है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभाव में, जो साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव ऐसे मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव चक्र, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, किसी में 35 दिन का हो गया, किसी में 40 दिन का, किसी में 20 दिन का ही हो गया, बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है वो हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, और साथ साथ में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर यह टॉपिक भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।